Hello friends, welcome back to Geohistory and today we will discuss about rock deformation, shell विरूपण। आफ्टर लॉन्ग टाइम मेरा वीडियो आ रहा है तो बस आप तैयार हो जाइए शेल विरूपण को समझने के लिए। बहुत ही इजी और सिंपल सा टॉपिक है जो आज हम इजी लैंग्वेज में ही समझेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। रॉक डिफॉर्मेशन का डेफिनेशन देखिए। When rocks bend, twist और fracture, we say that they deform। जब रॉक ट्विस्ट हो, बेंड हो या फ्रैक्चर हो तो हम उसे कहेंगे कि ये रॉक डिफॉर्म हो गया। मीन्स चेंज शेप, साइज और वॉल्यूम। जब किसी रॉक के साइज में, शेप में, वॉल्यूम में चेंजेस आते हैं तो हम कहेंगे कि ये रॉक डिफॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या कि उसके ओरिजिनल फॉर्म में चेंजेस आ गया। कैसे आएगा ये आगे हम देखेंगे। किसी भी चीज़ में चेंजेस आ रहे हैं इसका मतलब क्या, उस पर कोई ना कोई पर्टिकुलर फोर्स काम कर रहा है। इस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस का डेफिनेशन देखिए। द फोर्सेस दैट काउज डिफॉर्मेशन ऑफ रॉक आर रिफर्ड टू एज स्ट्रेसेस। जब कोई फोर्स रॉक के पर यूनिट एरिया में लगता है तो इसे हम कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है। इसमें एक और टर्म देखिए, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या लिखा है, व्हेन रॉक्स डिफॉर्म दे आर सेड टू स्ट्रेन। रॉक के डिफॉर्मेशन को ही बोला जाता है स्ट्रेन। ठीक है। अब ये स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफॉर्मेशन क्या, इसका मतलब ये कि जब कोई रॉक एक नॉर्मल पोजीशन पे है, हमने उस पर स्ट्रेस लगाया, फोर्स लगाया, तो वो रॉक का जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें चेंजेस आ गए। ठीक है। रॉक में, शेल में विकृति आ गई, इसी को कहते हैं रॉक डिफॉर्मेशन। ठीक है। अब ये स्ट्रेस कैसे कैसे लगता है। स्ट्रेस दो टाइप के होते हैं। एक तो या तो यूनिफॉर्म स्ट्रेस लगेगा। यूनिफॉर्म मतलब कि सभी डायरेक्शन से एक जैसे ही स्ट्रेस लग रहे हैं। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कन्फाइनिंग स्ट्रेस। और दूसरा लगता है हमारा डिफरेंशियल स्ट्रेस। ठीक है। डिफरेंशियल स्ट्रेस मतलब कि डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन से स्ट्रेस लगेंगे। ये कैसे लगेंगे ये हम देखते हैं। ठीक है। देखो पहले ये वाला लिखा है कन्फाइनिंग स्ट्रेस। कन्फाइनिंग स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेस इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, ऑल डायरेक्शन से इक्वल स्ट्रेस लग रहा है, तो ये होगा कन्फाइनिंग स्ट्रेस। ठीक है। जब इस रॉक में डायरेक्शन डिफरेंशियल स्ट्रेस लगे तो देखो रॉक में विरूपण कैसे होता है। इसी रॉक में अगर हमने टेंशनल फोर्स लगाया, टेंशनल स्ट्रेस मतलब कि तनाव बल, दो अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम स्ट्रेस लगाए तो उस रॉक में कैसा विरूपण हुआ। देखो रॉक में कैसी विकृति आई। पहले ये क्यूब शेप में था, अब ये फैल गया, मतलब कि इसकी चौड़ाई बढ़ गई, है ना। पहले लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर थी, अभी क्या हो गया, इसकी चौड़ाई बढ़ गई। ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने इसमें स्ट्रेस लगाया। कौन सा स्ट्रेस लगाया, टेंशनल स्ट्रेस लगाया, दो अपोजिट डायरेक्शन से स्ट्रेस लगाया। दैट्स वाई कि इस रॉक का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया, मतलब कि ये रॉक क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। मतलब स्ट्रेस लगाने के बाद रॉक में क्या आया, स्ट्रेन आ गया। ठीक है। इसके बाद अगर हम स्ट्रेस, कंप्रेशनल स्ट्रेस लगाएं, मतलब कि क्या, इस तरीके से, तो चीज़ें क्या होगी, ऐसा। ठीक है। मतलब रॉक कैसे हो गया, जो पहले फैला हुआ था अब ये ऐसा हो गया, मतलब कि क्या, इसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो रॉक के शेप में चेंजेस आए कब, जब हमने कंप्रेशनल स्ट्रेस लगाया तब। ठीक है। और तीसरा होता है अपना शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस में देखो एक इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, तो रॉक क्या हो गया, इस तरीके से ट्विस्ट हो गया, तो इसको क्या कहते हैं हम, शियर स्ट्रेस। इसका मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब हम रॉक के पर यूनिट एरिया में कोई फोर्स लगाते हैं तो इसको कहा जाता है स्ट्रेस, और उस स्ट्रेस को लगाने के बाद जो रॉक के फॉर्म में जो चेंजेस आते हैं, रॉक में जो विकृति आती है, उसे ही कहा जाता है स्ट्रेन। ओके। नेक्स्ट हम रॉक के डिफॉर्मेशन के स्टेजेस पढ़ेंगे, तो इसके बाद अपन वो पढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, इसके पहले जैसे आपने स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ा, ठीक है, वैसे इसमें एक टर्म होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब कि क्षमता। क्या चीज़ की क्षमता, देखो, द एबिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन। रॉक की वो एबिलिटी या ऑब्जेक्ट की वो एबिलिटी जो खुद को डिफॉर्म होने से रोकता है,
वो उसकी क्षमता, उसी को कहते हैं हम स्ट्रेंथ। जैसे कि आपको कोई मारने आ रहा है, ठीक है, कोई एक व्यक्ति आपको मारने आ रहा है, आप उसे रोकेंगे, आप उसे उतना ही रोकेंगे जितनी आपकी क्षमता होगी, ठीक है। तो अपनी क्षमता के मुताबिक आप उसको रोकेंगे, ये आपका स्ट्रेंथ है। आप डिफॉर्म होने से रुक जाएंगे, मतलब वो मारे तो आपका चेहरा बिगड़ सकता है ना, लेकिन आप खुद को तब तक रोकेंगे जब तक आपकी उनको रोकने की क्षमता है। यही क्षमता जो है रॉक में भी होती है, जिसे स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। अब 4-5 लोग आकर के मार दिए तो रोक पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ उनके फोर्स से कम है, तो आप गिर जाएंगे, आपको मार पड़ जाएगी, आपका चेहरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। मतलब आप में विकृति आ जाएगी। इसी तरीके से रॉक में भी विकृति आती है, और उस लिमिट को क्या कहते हैं ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का मतलब आप लोगों को क्लियर होगा। इसके बाद जो डिफॉर्मेशन होता है, रॉक का डिफॉर्मेशन मतलब उसकी विकृति जो होती है वो सीधे सीधे नहीं होती, उसकी 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। स्टेजेस ऑफ डिफॉर्मेशन क्या होता है? व्हेन अ रॉक इज सब्जेक्टेड टू इंक्रीजिंग स्ट्रेस इट पासेस थ्रू 3 सक्सेसिव स्टेज ऑफ डिफॉर्मेशन, ठीक है। जैसे कि हमने अभी कहा कि सामने वाले का फोर्स बढ़ते जा रहा है, तो आपकी एबिलिटी क्या हो जाएगी उनको रोकने की? कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर आप क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे? गिरेंगे ना, आपका हाथ लगेगा, आपका पैर लगेगा, तो आप में विकृति आना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सामने से पड़ने वाला फोर्स आपके स्ट्रेंथ से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो डिफॉर्मेशन होता है, जिस तरीके से आप में मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसी तरीके से रॉक में भी डिफॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो उनका 3 स्टेज कैसे होता है? देखो, पहले होता है इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक। इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या लिखा है? वेयर इन द स्ट्रेन इज रिवर्सिबल। स्ट्रेन का मतलब क्या बोली मैं? विकृति। जब वो रिवर्सिबल हो, जैसे कोई रबर है, उसको आप खींचिए, ठीक, आप क्या लगा रहे हैं उसमें? फोर्स लगा रहे हैं। एक लिमिट तक आप फोर्स लगाएंगे जिस लिमिट तक वो रबर उस फोर्स को सह सकता है, ठीक है। और उस फोर्स के बाद अगर आप अपना फोर्स रिलीज़ कर दिए तो वो रबर वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। तो आपने फोर्स कितना लगाया? जितना उसका स्ट्रेंथ था आपने उतना ही फोर्स लगाया, इस वजह से वो रबर जो है वापस से अपने ओरिजिनल स्टेज में आ गया, ठीक है। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? उसी तरीके से जब कोई रॉक में ऐसा फोर्स लगे या ऐसा स्ट्रेस लगे कि उस रॉक का स्ट्रेन रिवर्सिबल हो जाए, मतलब जैसे पहले थी वो रॉक उसी फॉर्म में आ जाए, तो इस टाइप के डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है अपना प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अभी आपने रबड़ खींच के छोड़ा, वो वापस अपने जगह पे आ गई, जैसे वो पहले थी वैसी वो आ गई, मतलब उसका स्वरूप चेंज हुआ, ना ही उसका साइज़ चेंज हुआ। लेकिन अगर आप किसी प्लास्टिक को मोड़ के देखिए, अगर आप उसे मोड़ेंगे तो, और मोड़ने के बाद उसको छोड़ दीजिए, तो देखेंगे अब वो उसी तरीके से मुड़ा रह जाएगा, है ना, वो ओरिजिनल से अपने पोजीशन में नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उसके स्ट्रेंथ से थोड़ा ज़्यादा था, ठीक है, इसलिए वो क्या हुआ, वापस से अपने पोजीशन में नहीं आ पाता है। मतलब कि वेयर इन द स्ट्रेन इज़ इरिवर्सिबल, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब किसी रॉक में ऐसा स्ट्रेस लगे जो उसके वापस आने की क्षमता से ज़्यादा हो, कि वो रॉक वापस से अपने स्वरूप में ना आ सके, उससे ज़्यादा अगर आपने फोर्स लगाया तो वो क्या होगा, वो स्ट्रेन इरिवर्सिबल होगा, जिसको बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है डक्टाइल डिफॉर्मेशन। डक्टाइल का मतलब क्या? अब प्लास्टिक में आप थोड़ा और फोर्स लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक टूट जाएगा, ठीक है। तो टूटने को ही क्या बोलते हैं हम लोग? डक्टाइल डिफॉर्मेशन। इरिवर्सिबल स्ट्रेन वेयर इन द मटेरियल ब्रेक्स, ओके। तो ये क्या होगा अपना डक्टाइल डिफॉर्मेशन। ये अपन इस ग्राफ से बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ से देखिए, अगर आप इधर जाएंगे तो स्ट्रेन बढ़ रहा है और ऊपर जाएंगे तो स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट से जब आप ऊपर जा रहे हैं, मतलब क्या करें, आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, तो देखो विकृति आ रही है, लेकिन कम विकृति आ रही है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ तक के जब वो रॉक पहुँचा, मान लो इस पॉइंट तक अगर आपने उसको स्ट्रेस दिया, आपने फोर्स लगाया, तो ये
क्या होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। ये फोर्स प्रेशर से लग सकता है, टेम्परेचर से लग सकता है ना, नेचुरली थिंग से लग सकता है, ठीक है, क्योंकि रॉक्स में फोर्स लग रहे हैं, आप तो नहीं तोड़ सकते रॉक्स, ठीक है। तो वो जो प्रेशर टेम्परेचर जो एक्ट करता है, मतलब उस पर जो स्ट्रेस एक्ट करता है, वो स्ट्रेस अगर केवल इतना ही लगाया जाए कि वो रॉक वापस से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, तो उसको बोलते हैं अपना इलास्टिक डिफॉर्मेशन। मतलब इस लिमिट तक यदि आपने फोर्स लगाया तो वो रॉक में होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब वो उसकी विकृति केवल उतनी ही होगी, फिर वो वापस से अपने पुराने स्वरूप में आ जाएगा, ठीक है, ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इस पॉइंट से आगे आपने स्ट्रेस लगाया, यहाँ तक उसकी क्या थी, उसके सहन करने की क्षमता थी, मतलब क्या, इलास्टिक लिमिट था। इस लिमिट के बाद यदि आपने स्ट्रेस लगा दिया तो वो उसमें हो जाएगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगा, वो रॉक उसी तरीके से मुड़ जाएगा जिस तरीके से आपने उस पर फोर्स लगाया है। ओके, फिर अगर आपने इससे इस लिमिट से ज़्यादा इसमें फोर्स लगाया तो क्या होगा, वो रॉक जो है वापस से अपने पुराने फॉर्म में नहीं आ पाएगा, वो जिस तरीके से आपने फोर्स लगाया उसी तरीके से मुड़ जाएगा। इसे ही कहते हैं हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखो एक और पॉइंट है जिसको लिखा गया है रप्चर पॉइंट या फ्रैक्चर। अगर आपने इस पॉइंट से ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो उस रॉक में कैसा डिफॉर्मेशन होगा, डक्टाइल डिफॉर्मेशन, मतलब कि वो यहाँ से क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एक साधारण सा एग्जांपल, आपको किसी ने स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस का मतलब कोई आपको बोले जा रहा है, उल्टा सीधा बात जो भी है बोले जा रहा है, आप कुछ समय तक सुनते हैं। यदि वो बात 4-5 लाइन बोल के ख़त्म कर दी जाए, जितना आप सुन सकते हैं उतने में, तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आप शांत हैं, ठीक है, आप एक लिमिट में हैं। यदि वो लिमिट क्रॉस कर दिया, उस लिमिट को उसने क्रॉस कर दिया, बोलने की लिमिट को, मतलब आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, तब आप क्या करेंगे, आप थोड़ा चिल्लाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब क्या, आप सामान्य पोजीशन में नहीं रह पाएंगे, आप थोड़े गुस्से के फॉर्म में आ जाएंगे, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब उसने उस लिमिट को भी क्रॉस कर दिया जिसमें आप थोड़ा बोल सके, तो क्या हो जाएगी, हाथापाई। हाथापाई मतलब तोड़ फोड़, मतलब वो उस पॉइंट पे आया जहाँ पर रप्चर पॉइंट है। उसके बाद क्या हो गया, टूट फूट हो गया। इसका मतलब सिंपल सा है कि एक ऐसा लिमिट जहाँ पर कोई रॉक अपने पुराने स्थिति में आ सके, उस लिमिट को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और उस डिफॉर्मेशन को बोलते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और जहाँ तक की उसकी लिमिट थी उसको बोलते हैं अपन इलास्टिक लिमिट। उस लिमिट से यदि आपने ज़्यादा स्ट्रेस लगाया तो वो उस रॉक में होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। फिर उसके बाद उस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग रप्चर पॉइंट। इस रप्चर पॉइंट या फ्रैक्चर से आपने ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया तो वो रॉक टूट जाएगा, जिसको बोलते हैं डक्टाइल डिफॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, ये हमारा रॉक डिफॉर्मेशन का पूरा टॉपिक था। अगर आपको समझ आए तो भी कमेंट कीजिए, ना आए तो भी कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए।